नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। डीबी न्यूज में हम बात करेंगे आज की तमाम खास खबरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के गोविंद नगर आउटर के पास बीते शनिवार की रात को लुटेरों ने ट्रेन में लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसको लेकर जीआरपी के आईजी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था और लापरवाही बरतने पर 4 सिपाहियों को निलंबित किया था। तो वहीं उसी को लेकर आज जीआरपी ने सराहनीय कार्य करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का अनावरण किया है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से कुछ किलोमीटर दूरी पर गोविंद नगर के पास फैजाबाद दिल्ली ट्रेन और अमृतसर और लाल कुआं अमृतसर एक्सप्रेस में लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। लुटेरे मुंह पर काला मास्क लगाए हुए थे और चाकू और तलवार ले रखी थी। उन्होंने अलग अलग लोगों से मोबाइल, पैसे आदि चीजें लूटकर फरार हो गए थे। तो वह इसी को लेकर आज जीआरपी और आरपीएफ मुरादाबाद की संयुक्त टीम द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जबकि 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। घटना का खुलासा करते हुए एसपी जीआरपी अर्पणा गुप्ता ने बताया कि 9 व 10 तारीख की रात को जीआरपी अनुभाग में लूट की घटना को पारित किया गया था। उसी का सफल अनावरण आज जीआरपी अनुभाग मुरादाबाद द्वारा किया गया है। इसके अंदर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही आपको बता दें मुठभेड़ में एक घायल हुआ है और 2 आरोपी फरार भी हैं और जिनको पकड़ने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आरोपी गौरव और दीपक पूर्व में जेल जाते हैं। गौरव कई संगीन मामलों में जेल जा चुका है। जो फरार आरोपी हैं उनका भी अच्छा आपराधिक इतिहास है। इनके पास तो हमारी बूट से 2 मोबाइल और क्या मोबाइल अन्नू बरामद हुए हैं एवं मंगलसूत्र, छोटी बालियां सहित आदि माल बरामद हुआ है। कल उन्होंने पुलिस पर फायर झोंका था, जिसमें इनके पास से एक कमेंट कैद जिंदा कारतूस के साथ बरामद किया है। 9-10 की रात को हमारे यहाँ पे जीआरपी अनुभाग में एक लूट की घटना को कारित किया गया था। उसी का सफल अनावरण आज जीआरपी अनुभाग मुरादाबाद द्वारा किया गया है। उसी के संबंध में प्रेस वार्ता है। इसके अंदर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मुठभेड़ में घायल हुआ है और दूसरा जो है 2 अभी भी गायब हैं, फरार हैं, जिनको पकड़ने के लिए सघन चेकिंग अभी कराई जा रही है। इन लोगों को आपराधिक इतिहास है पूर्व में से? बिल्कुल है। गौरव और दीपक दोनों पूर्व में जेल जा चुके हैं। गौरव कई संगीन मामलों में भी जा चुका है। दोनों अपराधी हैं और इनके ऊपर अभी ये मुकदमे भी पंजीकृत हुए हैं। इसके अलावा जो 2 भागे हुए फरार हैं उनका भी अच्छा आपराधिक इतिहास है। क्या क्या इनके पास से माल बरामद हुआ? इनके पास से जो हमारे लूट के 39/22 के 2 मोबाइल रिकवर हुए हैं। इसके अलावा 4 मोबाइल और रिकवर हुए हैं, जिनको कि अभी हमें कनेक्ट करना है। इसके अलावा 40/22 का इनके पास मंगलसूत्र मिला है, छोटी बालियां मिली हैं, जो झुमकी नुमा उसने लड़की ने पहने हुए थे कानों में, वो इनके पास से रिकवर हो गए हैं। साथ में जो उन्होंने 39/22 का पर्स छीना था, उसके पैसे निकल गए हैं। पर्स इन्होंने कहीं फेंक दिए हैं। और इसके पास जो 40/22 था, उसका भी कुछ पैसा इनके पास से रिकवर हुआ है। इन्होंने एक छुरा नामा जो चीज़ का प्रयोग किया था, वो छुरा लंबा सा इनके पास से रिकवर हुआ है। और क्योंकि कल इन्होंने जो है पुलिस पे फायर झोंका था, इनके पास से तमंचा जिंदा कारतूस के साथ बरामद हुआ है। इस पूरे मामले में जब पुलिस को कोई जो टीम है उसको इनाम की घोषणा की? बिल्कुल, इसमें इनाम की घोषणा की जाएगी। बहुत अच्छा गुड वर्क इसमें पुलिस द्वारा किया गया है। बहुत कम दिनों में, मात्र 4 दिनों में इसका सफल अनावरण किया गया है। इसमें ज़रूर जो है उच्च अधिकारियों से वार्ता करके हमारे स्तर पे भी इसमें जो है घोषणा की जाएगी। ट्रेन में ये किस तरह की घटना करते थे? ये ट्रेन में जो है इस तरह से हुआ था कि ये जो मेन 2 हैं जो अभी भागे हुए हैं, गौरव और डब्बू, साथ में उनका ये अमित और डब्बू, और साथ में उनका साथी गौरव, ये लोग मेनली जो हैं ट्रेन में लूटपाट वगैरह करते रहते हैं और अभी भी इन्होंने इसी को कारित किया। दीपक इनके साथ हाल फिलहाल में ट्रेन की घटना में जुड़ गया है और इस तरह से इन 4 लोगों ने इसको अंजाम दिया। पहले से योजना बना रखी थी कि ट्रेन में लूटपाट? देखिए, इनसे बातें करने में ये बात सामने आई है कि ये लोग बहुत शराबी किस्म के लोग हैं और ट्रेन की पटरी के किनारे बैठ के शराब वराब पी रहे थे। अभी इनसे विस्तृत और भी जानकारी की जाएगी। क्या इन्होंने बहुत पहला लंबा प्लान बनाया था या तभी तुरंत करा था? जो अभी पता चला है, बहुत ज़्यादा शराब के नशे में थे और इन्होंने इस घटना को कारित किया। जनपद एटा के गांव गणपतपुर बढ़ापुर अलीगंज क्षेत्र में कैंडल लाइट सेरेमनी एवं ताइक्वांडो प्रदर्शन किया गया। कैंडल लाइट सेरेमनी एवं ताइक्वांडो प्रदर्शन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंची अर्पणा बिष्ट यादव भाजपा नेत्री हैं। जो अर्पणा बिष्ट यादव को ब्लैक बेल्ट वर्ल्ड की मानक उपाधि मिली है। अर्पणा बिष्ट यादव ने कहा कि हमारे देश के मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। मोदी जी का एक सपना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बने। इस भारत की श्रेष्ठता के लिए हमें ये जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाएं। एटा के इस गांव में ताइक्वांडो सिखाया जा रहा है, ये बड़े काबिल तारीफ है।
अर्पणा यादव से मुझे अवगत कराया है कि गांव की जो भी समस्याएं हैं, गांव के रोड का विषय हो या खरंजा, स्कूल में छोटी मोटी सुविधाएं नहीं हैं, उनके बारे में विशेषता ध्यान दूंगी और जो भी बन सकेगा मैं आप लोगों के लिए करूंगी। मैं आशा करती हूँ आप पर सभी के पास जो हमारी प्रधानमंत्री योजना है उसके अंतर्गत पक्का मकान हो, सबको राशन की सुविधा मिले और जो भी केंद्र और राज्य की स्कीमें हैं वह आप सभी को मिले। 13 अप्रैल को गणपतपुर बढ़ापुर ब्लॉक जैत्रा में महिला सशक्तिकरण व ग्राम विकास परिकल्पना को पर्याप्त बनाते हुए अमेरिका के निवासी ग्रैंड मास्टर अभय सिंह राठौर के द्वारा उठाए गए इस महान कार्य के अंतर्गत आज बढ़ापुर गांव के ब्लैक बेल्ट वर्ल्ड इंडिया की अकेडमी में जिले व प्रदेश की महान विभूतियों का आगमन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती अर्पणा विष्टि यादव, भाजपा नेत्री व विधानसभा परिषद सदस्य आशीष यादव, एटा जिला अधिकारी अंकित अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप जैन, राहुल गुप्ता, सह संयोजक भारतीय जनता पार्टी, शिक्षक प्रकोष्ठन ब्रज क्षेत्र आदि लोग उपस्थित रहे। आइए और एक आपने ताइक्वांडो प्रोग्राम में शिरकत की है, क्या जानकारी है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय अभय सिंह राठौर जी यहाँ पर ताइक्वांडो स्कूल चला रहे हैं और ये आत्मनिर्भर भारत के लिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के विजन से बहुत मैच करता है। बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाना एक बहुत अच्छी बात है और उनको अनुशासित रखना, उनको एक अच्छी दिशा देना पढ़ाई के साथ साथ, मुझे लगता है सेल्फ डिफेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है और ये होना चाहिए। मैडम, शिवपाल यादव जी के बारे में क्या कहेंगे? आप के बारे में चलिए प्रोग्राम का हो गया। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में बीते दिन सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित जिला महिला चिकित्सालय के नर्स ड्यूटी रूम के ड्रेसिंग रूम में फांसी के फंदे पर संदिग्ध परिस्थिति में मिली। आपको बता दें, कर्मचारी की मौत को लेकर आज सभी अस्पताल स्टाफ ने सीएमएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि बीते दिन स्टाफ नर्स के पद पर तैनात कर्मचारी ने अस्पताल में ड्यूटी के दौरान आत्महत्या कर ली थी, जिसको लेकर आज भी अस्पताल स्टाफ ने सीएमएस के खिलाफ नारेबाजी की है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अस्पताल स्टाफ का कहना है कि किसी न किसी मानसिक दबाव में आकर इस तरह का कदम उठाया गया है। अब सभी स्टाफ महिला अस्पताल में एकत्रित हुई हैं और लगातार इस बात का आरोप लगा रही हैं कि महिला अस्पताल का जो प्रशासन है वह कर्मचारियों पर दबाव की रणनीति बनाकर रखते हैं। वह सुविधाएं जो कर्मचारियों को मिलनी चाहिए वे कर्मचारियों को नहीं मिल रही हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए हम सब एकत्रित हुए। साथ ही कर्मचारियों में बहुत परेशानी और दर्द उनका लोगों का दिख रहा है। अगर वह कहता है कि किसी के दबाव में आकर करा है तो इस चीज़ का पता लगना चाहिए। हम इसलिए एकत्रित हुए हैं कि सच का सामना कर सके और सच का पता लगाया जा सके। और जो भी दोषी है तो उसके लिए वो उस चीज़ के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ताकि कर्मचारी में जो इस तरह इस समय जो परेशानी है, जो इस समय दर्द उन पे बीत रहा है, उस दर्द को चाहे ये अगर वो कहते हैं कि ये किसी के दबाव में आके करा है तो इस चीज़ का पता लगना चाहिए। हम सब एकत्र हुए हैं कि सच का सामना करने के लिए। क्या आप लोग सब लोग काम पे रहेंगे? क्या इसमें क्या रणनीति? हाँ, अभी तो हम काम से हैं, अभी कोई निर्णय नहीं लिया है और ये निर्णय हम अभी जब ले लेंगे तो हम आपको बताएंगे। क्या आरोप किस पे लग रहा है? आरोप अभी किसी पे नहीं। देखिए, कल एक स्टाफ नर्स आए और किसी न किसी मानसिक अवसाद से, किसी दबाव में ही सामने आ रहा है कि उसने ये इतना बड़ा कदम उठाया है। अभी तमाम स्टाफ जो है महिला अस्पताल का यहाँ पर एकत्रित है और वो लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि महिला अस्पताल का जो प्रशासन है वो कर्मचारियों पर दबाव की रणनीति हमेशा बना के रखते हैं। इनसे वो सुविधाएं जो कर्मचारियों को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं कर्मचारियों को नहीं मिल रही हैं। ड्यूटियों में पार्शियलिटी लगाई जाती है। 3 मेल स्टाफ नर्स हैं, उनका ये आरोप है कि लगातार एक नाइट में एक की ही वार्ड में ड्यूटी लगाई जाती है। 40-40, 50-50 पेशेंट एडमिट होते हैं और एक कर्मचारी की उसमें लगातार नाइट ड्यूटी लगाई जाती है। ये आवाज़ उठाते हैं तो इनकी आवाज़ को दबाया जाता है, इनको डांटा जाता है, इनको परेशान किया जाता है, इनको धमकाया जाता है। तो इस प्रकार की यहाँ पर अब बातें सामने आ रही हैं। आज सारे कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मैं तो समझता हूँ कि इसमें प्रशासन स्तर पर एक जांच कमेटी बननी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच कमेटी बननी चाहिए और किस कारण हुआ। इससे पूर्व भी एक यहाँ लैब टेक्नीशियन ने अपने हाथ की नस काट के आत्महत्या करने का प्रयास किया था इसी अस्पताल में। तो कुछ तो है कि यहाँ कर्मचारी जो है वो आए दिन उसका उत्पीड़न और शोषण होता है
और कर्मचारियों पर इतना दबाव बना दिया जाता है कि कर्मचारी उसके विरोध में आवाज़ भी नहीं उठा पाता है। ये महिला अस्पताल से तमाम शिकायतें यहाँ पर सामने आ रही हैं। तो हम तो जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे और हम इसको ऊपर उच्च स्तर पर शासन को भी हम लिख के सारी चीज़ों की जानकारियाँ देंगे। और इस पर मैं चाहूँगा कि इस पर एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी हो जो इसमें देखे कि किस प्रकार, किन कारणों से जो है स्टाफ नर्स ने आत्महत्या। जैसा क्या कुछ स्टाफ के लोगों से पूछताछ हुई है या किसी को हिरासत में लिया है पुलिस ने? नहीं, अभी ऐसा कुछ हिरासत में नहीं लिया है। बयान वगैरह दर्ज हुए, क्या बता रहे हैं, क्या वजह रही है? ये तमाम कर्मचारी से, उन्हीं के साथ के कर्मचारी हैं, यही आज जो बता रहे हैं, तो इसका कारण यही बता रहे हैं कि कर्मचारियों पर दबाव यहाँ पर बनाया जाता है। किस तरह का दबाव? जिस तरह इनकी जो मांग करते हैं, अपनी सुविधाओं की मांग करते हैं, अपनी परेशानियाँ बताते हैं, तो उनकी परेशानियों को दूर न करके उन पर अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। तो अब ये क्या क्या चाहते हैं आप लोग जो इकट्ठा हैं, जो जमा हैं, क्या मांगे? नहीं, अब जमा तो इसलिए विचार किया जा रहा है, इस पर विचार किया जा रहा है। मैंने कहा कि हम इस पर मांग करेंगे, इस पर उच्च स्तरीय जांच बैठे। ठीक, फिलहाल अभी सब लोग काम पे रहेंगे? अभी तो इस पर निर्णय नहीं लिया है। अच्छा, अभी तो निर्णय नहीं लिया। आज तो वैसे भी जो है इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो वैसे भी इसमें जो है शोक संवेदना व्यक्त की जाएंगी। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के भुज में स्थित के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस अस्पताल को राष्ट्र के नाम समर्पित किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश में लगातार अनेकों सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत पर भी सरकार लगातार काम कर रही है। यही वजह है कि आने वाले 10 वर्षों में देश को रिकॉर्ड डॉक्टर मिलने वाले हैं। आरोग्य से जुड़े इतने बड़े कार्यक्रम के लिए कच्छ वासियों को बहुत बहुत बधाई, गुजरात को भी बधाई। भूकंप से मची तबाही के पीछे छोड़कर भुज और कच्छ के लोग अब अपने परिश्रम से इस क्षेत्र का नया भाग्य लिख रहे हैं। आज इस क्षेत्र में अनेक आधुनिक मेडिकल सेवाएं मौजूद है। इसी कड़ी में भुज को आज एक आधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मिल रहा है। ये कच्छ का पहला चैरिटेबल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। इस आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा के लिए कच्छ को बहुत बहुत बधाई। 200 बेड का यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कच्छ के लोगों को, लाखों लोगों को सस्ती और बेहतरीन इलाज की सुविधा देने वाला है। ये हमारे सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के परिवारों और व्यापार जगत के अनेक लोगों के लिए भी उत्तम इलाज की गारंटी बनकर सामने आने वाला है। साथियों, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ बीमारी के इलाज तक ही सीमित नहीं होती। ये सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है, प्रतिष्ठित करती है। जब किसी गरीब को सस्ता और उत्तम इलाज सुलभ होता है तो उसका व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है। इलाज के खर्च की चिंता से गरीब को मुक्ति मिलती है तो वो निश्चिंत होकर गरीबी से बाहर निकलने के लिए परिश्रम करता है। बीते सालों में हेल्थ सेक्टर की जितनी भी योजनाएं लागू की गई, उनकी प्रेरणा यही सोच है। आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि योजना से हर साल गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लाखों करोड़ रुपए इलाज में खर्च होने से बच रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स
आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना जैसे अभियान इलाज को सबके लिए सुलभ बनाने में मदद कर रहे हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन से मरीजों की सुविधाएं और बढ़ेगी। आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से आधुनिक और क्रिटिकल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को जिला और ब्लॉक लेवल तक पहुंचाया जा रहा है। 3 अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले के मामले में यूपी एटीएस ने गोरखपुर से 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए सभी लोग कट्टरपंथी बताए जा रहे हैं। साथ ही इन्हें हमले में मुख्य आरोपी मुर्तजा अब्बासी की हर गतिविधि की जानकारी थी। उधर एटीएस की पूछताछ में मुर्तजा ने कई अहम खुलासे किए हैं। साथ ही ये भी कबूला है कि उसने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएससी के जवानों पर बांके से क्यों हमला किया। फिलहाल एटीएस ने मुर्तजा के खिलाफ यूएपीए एक्ट यानी गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत कार्यवाही की तैयारी पूरी कर ली है, जिसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मामले की विवेचना सौंप दी जाएगी। मुर्तजा अब्बासी ने एटीएस को पूछताछ में बताया कि वह चाहता था कि देश में शरिया कानून लागू हो जाए। गोरखनाथ मंदिर पर बांके से हमला करने की मुख्य वजह क्रूरता को दिखाना था। ये भी मंशा थी कि गोरखनाथ मंदिर पर हमले से हाइप क्रिएट की जाए और ताकि इसकी चर्चा बड़े स्टार पर हो। मुर्तजा ने पूछताछ में बताया कि विदेश में बैठे आकाओं ने ही बम के बजाय बांके या चापड़ से हमला करने के निर्देश दिए थे। यही नहीं, मुर्तजा ने अपने लैपटॉप और मोबाइल फोन से कई अहम जानकारी डिलीट करने की भी बात कबूल की है। इस बीच एटीएस ने मुर्तजा पर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यानी एक्ट लगाने की तैयारी भी पूरी कर ली है। यूएपीए लगने के बाद गोरखनाथ मंदिर हमले की विवेचना एनआईए को सौंप दी जाएगी। बता दें कि यूएपीए के तहत पुलिस ऐसे अपराधियों या संदिग्धों को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, आतंकी गतिविधियों के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं या फिर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पास काफी शक्तियां होती हैं। आइए हम रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में फिर पथराव की घटना हुई है। असामाजिक तत्वों ने खरगोन के कपास मंडी के पास पथराव किया था। पत्थरबाजी की घटना के बाद दिन भर शांत रहने के बाद रात को फिर से खरगोन में तनाव बढ़ गया था। हालांकि किसी तरह के जानमाल की हानि की खबर अब तक नहीं आई है। पुलिस के पहुंचते ही सभी पत्थरबाज भाग गए थे। खरगोन एसपी रोहित केसरवानी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर दंगाई और पत्थरबाजों पर नजर रखे हैं और पुलिस पूरे शहर में पेट्रोलिंग कर रही है। कर्फ्यू में थोड़ी ढील जरूर मिली है। वहीं खरगोन में प्रशासन ने कहा है कि सभी लोग घरों में ही नमाज अदा करें, मस्जिद ना जाएं। पड़ोसी जिले खरगोन में हुए उन्माद के बाद खंडवा जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है। किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए खंडवा में धारा 140 लागू कर दी गई है। खंडवा एसपी विवेक सिंह ने बलवा नियंत्रक दस्ते और पुलिस किट का निरीक्षण किया। खंडवा के तीनों संवेदनशील थाना क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी गई है। एसपी विवेक सिंह ने बताया कि बीते दिनों अब आसपास के जिलों में हुई घटनाओं के बाद सुरक्षा के लिहाज से सभी थाना क्षेत्रों में सख्ती की गई है। सुरक्षा के लिहाज से सभी थानों में बलवा सामग्री की जांच के भी निर्देश दिए हैं। गुरुवार को भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में अम्बेडकर जयंती के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दंगे से पीड़ित लोगों के घर बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की घोषणा के बाद खरगोन जिला प्रशासन ने हिंसा से प्रभावित लोगों से जानकारी मांगी है। प्रशासन ने पीड़ितों से हिंसा में हुए नुकसान की चल अचल संपत्ति की जानकारी मांगी है। इसके लिए जिला प्रशासन ने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। पीड़ितों को यह तय फॉर्मेट में भरकर प्रशासन की ओर से जारी व्हाट्सएप नंबर 9111388824 पर भेजना होगा। जिस प्रकार से लगातार सामान्य स्थिति हो रही, लगातार 5 दिन से कर्फ्यू चल रहा है, आज छूट दी गई, किस प्रकार से? हमने जो है 10 से 12 बजे तक का 2 घंटे का छूट हम दे रहे हैं अभी। इसमें सिर्फ महिलाएं बाहर आ सकते हैं। इसमें नज़दीकी दुकान में आपकी किराना, सब्जी, दूध और मेडिकल्स, ये सिर्फ 4 दुकान खोलने के हम छूट दे रहे हैं। किसी भी प्रकार की वाहन नहीं उपयोग नहीं कर सकते हैं। अत्यावश्यक जो है चिकित्सा इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसीज है, उसमें आप लोग जो है कभी भी जो है बाहर आ सकते हैं, गाड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। अन्यथा जो है व्हीकल्स प्रोहिबिटेड है और 12 बजे दोबारा कर्फ्यू चालू हो जाएगी।
क्या हालात लग रहे हैं मैडम अभी शहर के? अभी तो ठीक है, शांतिपूर्ण है और हम सभी पब्लिक से जो है अनुरोध करते हैं आप लोग जो है शांति का माहौल जो है बना के रखें। तो आगामी अगर शांति रहती है तो इसके बाद भी छूट दी जाएगी क्या? ज़रूर विचार किया जाए। यूक्रेन को कुछ ही दिनों में हराने का दावा करने वाली रूसी सेना को यूक्रेन से कड़ी टक्कर मिल रही है। युद्ध में अब तक रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंच चुका है। लगातार मिलती टक्कर से झल्लाई रूसी सेना यूक्रेन में खूब बर्बरता दिखा रही है। बूचा नरसंहार से लेकर कीव में आम लोगों पर बमबारी जैसे मामले आए दिन आ रहे हैं। इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस की आलोचना भी हो रही है, लेकिन रूस इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। रूसी सेना की एक और बर्बरता सामने आई है। इस बार आरोप है कि मॉस्को सेना ने 23 साल की एक लड़की से पहले तो रेप किया और बाद में उसके सिर में गोली मार दी। ये आरोप उस लड़की के पेरेंट्स ने ही लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक दंपत्ति ने बताया कि रूसी सैनिकों ने उनकी 23 साल की बेटी से पहले तो रेप किया और फिर उसके सिर पर गोली मार दी और आपको बता दें उसकी जान ले ली। यही नहीं, रूसी सैनिकों ने रेप के अलावा उसके साथ काफ़ी बर्बरता की थी। उसके शरीर पर कई जगह जख्म के निशान भी मिले हैं। उसके नाखून तक उखाड़ दिए गए थे। दंपत्ति ने बताया कि बेटी की हत्या के बाद उसके शव को रूसी सैनिकों ने फेंक दिया। 1-2 दिन बाद उसका शव बूचा शहर में एक घर के पीछे पड़ा मिला। लड़की के पिता ने बताया कि रूसी सैनिकों ने उसके सामने ही उनकी इकलौती बेटी को पॉइंट ब्लैंक रेंज में गोली मारी है। इसकी वजह से उसका सिर 2 टुकड़ों में बंट गया। किसी तरह उसका शव ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार किया है। पिता ने कहा है कि बेटी के शरीर पर जिस तरह घाव मिले हैं उससे रेप की पूरी आशंका है। हालांकि हमने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था। दुश्मनों ने उसके हाथ भी बुरी तरह से जला दिए थे। उसकी हड्डियां साफ दिख रही थी। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी न्यूज।